जनता की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। शहीदों के परिवार के जख्मों को कुरेदा जा रहा है। मैं तो उन सैलानियों को शहीद ही कहूँगा। उन्होंने तो घाटी में पर्यटन उद्योग को फिर से जिंदा किया। घाटी में तो वीरानी छाई हुई थी। उन्होंने तो उस वीरानी को दूर कर कश्मीर को फिर से आबाद किया। सैलानियों ने कश्मीर में फिर से रौनक आ गई। उन्हीं की वजह से, इन सैलानियों की वजह से कश्मीरी आवाम को फिर से रोजगार मिलने लगा। उन्हीं की वजह से। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में उन्हें शहीद का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए एम जायसवाल। आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा कश्मीर पहलगांव में हुए हालिया आतंकी हमले की। दिनांक 22/4/2025 कश्मीर के इतिहास का एक और काला दिन, वरन भारतीय इतिहास का भी एक मनहूस दिन। इस दिन आतंकियों ने पहलगांव के बेसन घाटी में तकरीबन 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। करीब 20 से अधिक लोग इस आतंकी हमले में घायल भी हुए। पूरे देश में शोक फैल गया। पूरा देश सकते में आ गया। विगत कई वर्षों से अब सैलानी कश्मीर भ्रमण पर आने लगे थे। कश्मीर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। भारत के ही किसी अन्य हिल स्टेशन की तरह यहाँ भी लोगों का जमघट होने लगा था। घाटी में वापस रौनक आ गई थी। ऐसे में यह आतंकी हमला बिल्कुल भी अप्रत्याशित। इस कायराना हमले में न ही सिर्फ 26 लोगों की जान चली गई, बल्कि 26 परिवार तबाह हो गए। कितनी ही मां का सिंदूर उजड़ गया। इनमें चंद नवविवाहित जोड़े भी थे। और इस हमले के साथ तबाह हो गया कश्मीर का पर्यटन उद्योग। इस हमले के बाद शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का दौर। इसके बाद सरकार द्वारा एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। उस बैठक में कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले के कारणों की समीक्षा करते हुए इस दुर्घटना का सारा दोष मढ़ दिया टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिकों और घोड़े वालों पर, खच्चर वालों पर। हाँ, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से सैलानियों को घोड़ों और खच्चरों के पीठ पर सवार कर बामुश्किल बेसन घाटी तक ले जाने वाले बेचारे गरीब घोड़े वालों पर, खच्चर वालों पर आरोप लगाया गया कि उस वक्त बेसन घाटी में पर्यटन उद्योग तो बंद रहता है और उन लोगों ने कोई परमिशन भी नहीं लिया था। इसलिए आतंकवादियों को हमला करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। और इस तरह होटल मालिकों, टूर ऑपरेटर्स तथा घोड़े वालों के साथ साथ बेचारे सैलानी भी परोक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिए गए। हालांकि कुछ खोजी पत्रकारों ने बाद में इस बयान की सच्चाई की हवा निकाल दी, उनका पोल खोल दिया। उनके अनुसार वास्तव में बेसन घाटी तो साल के 12 माह खुला रहता है और वहां आने के लिए किसी की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सैलानी वहां पूरे वर्ष भर आते जाते ही रहते हैं। अब शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का एक अंतहीन सिलसिला, एकदम नए सिरे से। और इसके साथ नेताओं ने बयानबाजी भी शुरू कर दी। हेट स्पीच का बाजार गर्म हो गया। अनर्गल राजनीतिक बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों में कश्मीरियों तथा मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश की जाने लगी। मैं किसी नेता विशेष का नाम नहीं लूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि सत्ता पक्ष की ओर से कई नेताओं ने निहायत ही ओछे भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से, जैसा कि वे अक्सर करते आए हैं। इनका नाम किसी से छिपा नहीं, इन नेताओं का। उनकी राजनीतिक दुकानदारी इसी प्रकार चलती है। अपने आका को खुश करने के लिए, उनकी नज़र में ऊपर चढ़ने के लिए वे इस तरह का हटकंडा अपनाते हैं, हमेशा अपनाते ही आए हैं। उन्हें तो बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उन्हें तो बस ऊंचा पद चाहिए, बस अपने मंत्री पद से मतलब है, फिर जनता जाए भाड़ में। और मजेदार बात यह है कि यह खेल पड़ोसी मुल्क में भी खेला जा रहा है।
आशा के विपरीत भारत में विपक्षी पार्टियों ने बहुत ही संयम से काम लिया, फिर चाहे वह राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत, उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी और ओवैसी सरीखे नेता ही क्यों न हो, जिन पर कमोबेश कट्टर हिंदू परस्ती का या फिर मुस्लिम परस्ती की राजनीति करने का इल्ज़ाम लगता रहा है, इन लोगों ने कोई भी फिजूल की बयानबाजी नहीं की, कोई हेट स्पीच नहीं दिया, परंतु पड़ोसी मुल्क के सभी नेताओं ने तो जैसे जहर उगलना ही शुरू कर दिया, फिर वह चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के। मैं पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा हूं। भारतीय सेना ने भी क्या गजब का संयम दिखलाया, परंतु यही बात दावे के साथ पड़ोसी मुल्क के सेना के अधिकारियों के विषय में नहीं कही जा सकती। वे सभी अपने मुल्क के नागरिकों को उकसाने में लगे हैं। गोदी मीडिया ने भी जमकर नफरती आग उगले, यहां भी और वहां भी, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। उन्होंने न्यूज़ के नाम पर हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कार्ड जमकर खेला, वरन खेल रहे हैं। दोनों ही मुल्कों के कट्टरवादी विचारधारा के लोगों को, नेताओं को, धर्मगुरुओं को आमंत्रित कर वे मंच पर खूब मुर्गा लड़ा रहे हैं, वरन मुर्गा लड़ाया जा रहा है। जनता की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। शहीदों के परिवार के जख्मों को कुरेदा जा रहा है। मैं तो उन सैलानियों को शहीद ही कहूँगा। उन्होंने तो घाटी में पर्यटन उद्योग को फिर से जिंदा किया। घाटी में तो वीरानी छाई हुई थी, उन्होंने तो उस वीरानी को दूर कर कश्मीर को फिर से आबाद किया। सैलानियों ने, कश्मीर में फिर से रौनक आ गई उन्हीं की वजह से, इन सैलानियों की वजह से। कश्मीरी आवाम को फिर से रोज़गार मिलने लगा उन्हीं की वजह से। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में उन्हें शहीद का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। और हमारे जवानों के साथ साथ इन सैलानियों ने भी कश्मीर में नॉर्मलसी कायम करने में अपना योगदान दिया। परंतु यही बात हम मीडिया के विषय में नहीं कह सकते। गोदी मीडिया बिहेव्ड इन अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल मैनर। वास्तव में ये गोदी मीडिया वाले दंगा करवाने की ही कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। माना कि सरकार से चूक हुई है। अमित शाह तथा कुछ अन्य नेताओं ने इसे स्वीकार भी किया है। यह बात मैं खुद से नहीं कह रहा, विभिन्न मीडिया सूत्रों के हवाले से ही कह रहा हूँ। आतंकवादियों ने 26 मासूम सैलानियों की जान लेकर गुनाह तो किया ही है, परंतु ये नफरती चिंटू ये क्या कर रहे हैं? नफरती चिंटू यानी कि गोदी मीडिया, स्वार्थी नेता और पाखंडी धर्मगुरु, ये सब तो इन आतंकवादियों के मकसद को ही अंजाम दे रहे हैं, उनके मंसूबे को ही सार्थक कर रहे हैं। और कौन तकलीफ भोग रहा है? बेचारी आम जनता। फिर चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, वो हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ पर मुसलमान और वहाँ पर हिंदू, और सबसे अधिक तो कश्मीरी लोगों को, चाहे यहाँ के हो या वहाँ के, या चाहे पीओके के लोग ही क्यों ना हो, उनका तो काम धंधा सब चौपट। उनका मतलब पूरे कश्मीर का, इंक्लूडिंग पीओके का। जब दहशतगर्दी होगी तो सैलानी आएंगे कैसे? इसका मतलब टूरिज्म समाप्त, होटल खाली, दुकानें बंद। मैंने कहा उस पार के लोगों को भी इसकी त्रासदी झेलनी होगी, उन्हें भी भोगना होगा, वरन भोग रहे हैं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। जब दोनों ही मुल्कों के बीच सारे रिश्तों पर रोक लग जाएगी तो दोनों मुल्कों के बीच सारे व्यापार पर भी रोक लग जाएगा। लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने परस्पर एक दूसरे के मुल्क में भी नहीं आ जा सकेंगे। इस तरह के आतंकी कार्रवाई से दोनों ही तरफ के नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनकी सरकार को भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। दोनों मुल्कों की सीमाएं भी नहीं बदलने वाली, चाहे दोनों ही मुल्कों के नेता कितने भी दहाड़े, कितने भी शब्दबाज दिखलाएं,
सीमाएं नहीं बदलने वाली, कभी नहीं बदलने वाली। चलिए एक बार के लिए अगर हम मान भी लें और अगर भौगोलिक संरचना अगर बदल भी जाए, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बन भी गया, मैं भी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, पेट्रोल क्या 30 रुपए लीटर हो जाएगा, दूध आटा चावल तेल घी सस्ता हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आपको लग सकता है कि मैं जरा पक्षपाती बन रहा हूं, हिंदुस्तान को कोस रहा हूं या विषयांतर पर जा रहा हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। आगे देखिए, क्या वहां परिवर्तन हो गया है? पाकिस्तान में वे तो इस्लामिक राष्ट्र बन गए हैं अपने जन्म के साथ ही, परंतु एक इस्लामिक राष्ट्र बनने के बावजूद भी, इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद भी वे तो अब भी कंगाल ही हैं। वहां भी लोग गुर्बत की ही जिंदगी जी रहे हैं, यहां से कहीं ज्यादा। आज तकरीबन 75-80 साल हो गए लड़ते हुए, एक दूसरे का खून बहाते हुए। हम 75-80 साल पहले जहां थे आज भी वहीं पर हैं। दोनों ही मुल्कों में किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ इस दुश्मनी से, नफरत से, ना आर्थिक तरक्की और न जमीन का 1 इंच अतिरिक्त टुकड़ा। दोनों ही मुल्कों के धर्मांधों ने, कट्टरपंथियों ने, फिरका परस्तों ने जो भी ख्वाब देखे थे, आवाम को दिखलाए थे, वे सारे ख्वाब धरे के धरे ही रह गए, मात्र शेख चिल्ली के ख्वाब की तरह। ना उनके नेता दिल्ली में टी पार्टी कर सके और ना हम लाहौर में, जैसा कि कई दफा दोहराया गया है भूतकाल में। और आतंकवादियों को भी कश्मीर की 1 इंच जमीन भी नहीं मिली। चलो हम लोगों से नहीं मिला, क्या उन लोगों ने दे दिया? क्या पाकिस्तान ने उन्हें पीओके सौंप दिया? क्या पीओके में जमहूरियत बहाल होगी? क्या वहां के लोगों की जिंदगी खुशहाल है? हाँ तो भाई, इतना खून बहाकर भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। हम तो तुम्हें देंगे नहीं, और वे पाकिस्तान से भी कुछ नहीं मिला और ना कभी मिलेगा, सिवाय झूठे वादों के। तुम केवल उनके हाथ का खिलौना बनकर रह गए हो, उनके स्वार्थी नेताओं के, पाखंडी मुल्लाओं के हाथ के टट्टू। हाँ, दोनों ही मुल्कों के आवाम को जरूर मिला गरीबी, मुफलिसी और बदहाली और खून की होली। और आतंकवादियों को क्या मिला? एक जिल्लत भरी जिंदगी और मारे गए लोगों के परिवार की बद्दुआ, मासूम रूहों की बद्दुआ, मासूम बच्चों बेवाओं की सिसकारियां, ताउम्र जिंदगी भर के लिए। दोस्तों, वीडियो का अगला भाग आगामी चंद दिनों में रिकॉर्ड किया गया है। यह चर्चा जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, इस जघन्य अपराध, इस दर्दनाक घटनाक्रम के उपरांत उपजे जनाक्रोश पर आधारित है। अब चूंकि इस जनाक्रोश, इस जन आंदोलन की चर्चा भी अत्यंत आवश्यक थी, अतः हमारी टीम के सुझाव पर हमने इसे रिकॉर्ड करने के पश्चात यथारूप एज इट इज़ यहाँ प्रस्तुत किया है। यह जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, आतंकवादियों को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ। देखो, तुमने मासूमों का खून बहाया है, अब तो पूरे देश में ज़बरदस्त आक्रोश है। समूचा विपक्ष भी सरकार का साथ दे रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे आकाओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में लोगों का खून उबल रहा है, खासकर कश्मीरियों का। बहुत खेल लिया तुमने खून की होली, अब कश्मीर जाग चुका है। कश्मीरियों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है आतंकवाद के विरुद्ध। पहली बार यह अभूतपूर्व नज़ारा देखने को मिल रहा है। कश्मीर में लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, आतंकवादियों की भर्त्सना कर रहे हैं। अब जबकि सारा कश्मीर, सारे कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, तो घाटी में अब आतंकवाद की उल्टी गिनती शुरू। द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। अब तो कश्मीरी ही आतंकवाद का इलाज करेंगे। अब आप देख लेना, वे कश्मीर से आतंकवादियों के पांव उखाड़ कर ही दम लेंगे। अब तो वे आतंकवादियों को कश्मीर में पांव भी रखने नहीं देंगे।
अब तुम भूल जाओ कश्मीर का ख्वाब, और उस पार बैठे तुम्हारे आका भी। अब तो कश्मीर तो गया तुम्हारे हाथ से। तुम्हें तो अब जिल्लत भरी जिंदगी नहीं, मौत मिलेगी। तुम्हारे जनाजे में भी कोई शामिल नहीं होगा। यह मैं या कोई और नहीं कह रहा, यह खुद कश्मीरी आवाम कह रही है। उन्होंने फरमान जारी किया है, तुम्हारा पूर्ण बहिष्कार। मैं कोई रिपोर्टर नहीं, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहा। एक यूट्यूबर की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। एक आम नागरिक के तौर पर अपने जज्बात बयां कर रहा हूं। मैं सीए एम जायसवाल। नमस्कार। Like my mom's video.